नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। आज सोनाली विदा हो गई। एयरपोर्ट से लौटकर रम्या ड्राइंग रूम में ही सोफे पर निढाल सी लेट गई। एक महीने की गहमा गहमी भागम भाग के बाद आज घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। बेटी की विदाई से निकल रहे आंसुओं के सैलाब को रोकने में रम्या की बंद पलकें नाकाम थीं। मन था कि आंसुओं से भीगकर नर्म हुई उन यादों को कुरेदे जा रहा था जिन्हें 25 साल पहले दफनाकर रम्या ने अपने सुखद वर्तमान का महल खड़ा किया था। शहर के सबसे प्रतिष्ठित धनी परिवार को भला कौन नहीं जानता था। घर के प्रमुख शहर के प्रख्यात वकील थे। वृद्धा अवस्था में भी उनके यहाँ लोगों का तांता लगा रहता था। वे अब तक खानदानी इज्जत को सहेजे हुए थे, लेकिन उन्हीं के इकलौते पुत्र शंभुनाथ कुल की मर्यादा के साथ साथ धन दौलत को भी दारू में उड़ा रहे थे। उन्हें संभालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। पिता ने किसी तरह वकालत की डिग्री भी दिलवा दी थी ताकि अपने साथ बैठाकर कुछ सिखा सकें, लेकिन दिन रात नशे में धुत लड़खड़ाती आवाज वाले वकील को कौन पूछता। बहू भी समझदार नहीं थी। पति या बच्चों को संभालने के बजाय दिन रात अपने पति को कोसती, कलह करती। ऐसे वातावरण में बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे या उनका क्या भविष्य होगा, यह दादाजी समझ रहे थे। पोते की तो नहीं, क्योंकि वह लड़का था। दादाजी को चिंता थी अपनी रूपसी चंचल पोती रम्या की। उसे वे गैर जिम्मेदार माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी कारण मैट्रिक की परीक्षा देते ही मात्र 18 साल की उम्र में रम्या की शादी करवा दी। आशीष जी का फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम था। अपने परिवार में वे अकेले लड़के थे। उनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। माँ का देहांत जब वे छोटे थे तब भी हो गया था। बच्चों की परवरिश उनकी बाल विधवा चाची ने की थी। शादी के बाद रम्या भी ससुराल आ गई। रिजल्ट आने के बाद उसका आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला वहीं हो गया। आशीष जी और रम्या में उम्र के साथ साथ स्वभाव में भी काफी अंतर था। जहां रम्या चंचल, बातूनी और मौज मस्ती करने वाली थी, वहीं आशीष जी शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे पूरा दिन दुकान पर ही रहते। फिर भी रम्या को कोई शिकायत नहीं थी। नया बड़ा शहर, कॉलेज का खुला माहौल, नई नई सहेलियां, नई उमंगें, नई तरंगे। रम्या आजाद पंछी की तरह मौज मस्ती में डूबी रहती। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उन दिनों चाची सास आई हुई थी, फिर भी उसकी उच्च श्रृंखलता कायम थी। एक रात करीब 9 बजे रम्या फिल्म देख कर लौटी। आशीष जी रात 11 बजे के बाद ही घर लौटते थे, लेकिन उस दिन समय पर रम्या के घर नहीं पहुंचने पर चाची ने घबराकर उन्हें बुला लिया था। वे बाहर वरामदे में ही चाची के साथ बैठे मिले। कहाँ से आ रही हो? उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई, रम्या ने जवाब दिया। मैं 5 बजे कॉलेज गया था। कॉलेज तो बंद था। अपने एक झूठ को छिपाने के लिए रम्या ने दूसरी कहानी गढ़ी। लौटते वक्त सीमा दीदी के यहाँ चली गई थी। सीमा दी आशीष जी के दोस्त की पत्नी थीं, जो रम्या के कॉलेज में ही पढ़ती थीं। आशीष जी गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ गिलास रम्या की तरफ जोर से फेंक कर चिल्लाए, कुछ तो शर्म करो। सीमा और अरुण अभी अभी यहाँ से गए हैं। घर में पूरा दिन चाची अकेली रहती हैं। कॉलेज जाने तक तो ठीक है, उसके बाद गुलछर्रे उड़ाती रहती हो, अपने घर के संस्कार दिखा रही हो। आशीष जी आपे से बाहर हो गए थे। उनका गुस्सा वाजिब भी था। शादी को 1 साल हो गया था। उन्होंने रम्या को किसी भी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज माँ तुल्य चाची के सामने उन्हें रम्या की आदतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा था। रम्या का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रहीं। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ नहीं पूछा। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई के 6 महीने बाद ही
दुनिया से विदा हो गए थे। आशीष जी ने जरूर फोन करके उसके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद रम्या ने माँ से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन माँ समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझते हैं, हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे तब पता चलेगा। शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थीं। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। आज भी जब अपनी नादानियां याद आती हैं तो अपने से ज्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था। इंटर की परीक्षा करीब थी। वह अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए परीक्षा देने पटना में दूर के एक चाचा के यहाँ गई। वहां चाचा के 2 दानव जैसे बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उसका पीछा करते रहते। उनकी नजरें उसके शरीर का ऐसा मुआयना करती कि लगता वह वस्त्र विहीन हो गई है। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वह घबराकर बैठ गई। एक छाया को उसने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद से वह दरवाजा बंद करके सोती। किसी तरह परीक्षा देकर वह वापस आ गई। माँ की अव्यावहारिक सलाह पर एक बार फिर वह अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गई। उसने सोचा कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल लेगी, लेकिन वहां जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें रम्या के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ रम्या को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहाँ आने का उसका एक मकसद था। एक दिन रम्या ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, जीजा जी, थोड़ा कोर्स वगैरह के बारे में पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों से रम्या को घिन आने लगी कि उसके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नजरों से देखते हैं। उसके लिए ऐसी सोच। फिर रम्या दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लीवर खराब हो गया था। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रम्या के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। रम्या ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। इसके बाद एमए करने के बाद रम्या की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते पर चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का मात्र एक ही जरिया रम्या ही थी। अब भाई की नजर रम्या के ससुराल की संपत्ति पर थी। वह रम्या पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की जिंदगी से रम्या ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाएं, लेकिन वह इज्जत, वह सम्मान, वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वह आगे की जिंदगी बिता सके। आशीष जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी जिंदगी में रम्या की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके रम्या ने उन्हें फोन मिलाया। हेलो, हेलो कौन? आशीष जी की आवाज सुनकर रम्या की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज गुम हो गई। हेलो, हेलो, उन्होंने फिर पूछा। कौन? रम्या? हाँ, कैसे हैं? उसकी दबी सी आवाज निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रम्या के कानों में अमृत के समान घुलती जा रही थीं। आप क्या चाहते हैं? रम्या ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया। मैं तलाक नहीं चाहती। तो लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सचमुच दूसरे दिन बिना किसी को बताए रम्या अपने घर लौट गई। फिर साहिल पैदा हुआ और इसके बाद सोनाली। कितना प्यार तालमेल है उनके परिवार में। अगर रम्या
किसी काम के लिए बस नजर उठाकर आशीष जी की तरफ देखती तो वे उसकी बात समझकर जब तक नजर घुमाते साहिल उसे करने को दौड़ता, तब तक तो सोनाली उस काम को कर चुकी होती। दोनों बच्चे रंग रूप में मां पर ही गए थे। सोनाली थोड़ी सांवली थी, लेकिन तीखे नयन नक्श और छरहरी काया के कारण बहुत आकर्षक लगती थी। वह एमएससी की परीक्षा दे चुकी थी। साहिल एमबीए करके बेंगलुरु में एक अच्छी फर्म में मैनेजर के पद पर नियुक्त था। उसने एक सिंधी लड़की को पसंद किया था। माता पिता की मंजूरी उसे मिल चुकी थी, मगर वह सोनाली की शादी के बाद अपनी शादी करना चाहता था। लेकिन सोनाली शादी के नाम से ही बिदक जाती थी। शायद अपनी माँ के शुरुआती वैवाहिक जीवन के कारण उसका शादी से मन उचट गया था। फिर एक दिन रम्या ने ही समझाया, बेटी, शादी में कोई शर्त नहीं होती। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें तुम जितना बंधोगी उतना मुक्त होती जाओगी, जितना झुकोगी उतना ऊपर उठती जाओगी। शुरू में हम दोनों अपने अपने अहंग के कारण अड़े रहे तो खुशियां हमसे दूर रहीं। फिर जहां एक झुका, दूसरे ने उसे थाम लिया, सिर माथे पर बिठा लिया। बस शादी की सफलता की यही कुंजी है। जहां अहंकार की दीवार गिरी, प्रेम का स्रोत फूट पड़ता है। धीरे धीरे सोनाली आश्वस्त हुई और आज 7 फेरे लेने जा रही थी। 5 बज गए थे। साहिल गेट पर खड़ा होकर सजावट वालों को कुछ निर्देश दे रहा था। जब से शादी तय हुई थी, वह एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह घर बाहर दोनों के सारे काम संभाल रहा था। पूरा घर मेहमानों से भरा था। किसी रस्म की तैयारी चल रही थी। शाम को जब सोनाली सज धज कर तैयार हुई तो माँ बाप, भाई सब उसे निहार कर निहाल हो गए। रम्या ने उसे सीने से लगा लिया। सोनाली की आंखों ने मोती बिखेर दिए। रम्या ने हौले से उसे अपने आंचल में समेट लिया। स्टेज पर पूरे परिवार का ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। रम्या के परिवार की 4 मनकों की माला में आज दामाद के रूप में एक मन का और जुड़ गया। सही कहा है कि प्रेम का धागा मत तोड़ो, अगर टूटे तो फिर से जोड़ो। आज उनके परिवार को देखकर यह बात सिद्ध भी हो रही थी। रम्या के प्रेम का धागा एक बार टूटने के बावजूद फिर जुड़ा, और इतनी दृढ़ता से जुड़ा कि गांठ की बात तो दूर, उसकी कोई निशानी भी शेष नहीं थी। उनके सच्चे निष्कपट प्यार की ऊष्मा में इतनी ऊर्जा थी जिसने सभी गांठों को पिघलाकर धागे को और चिकना और सुदृढ़ कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।